कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्या? पूछो।这里的地方很高，你们的身体也好过，但是我们的身体已经适应了。 किरण रिजिजू यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चीनी सैनिकों से बात भी की और ये पूछते नजर आए क्या इन्हें सांस लेने में कोई तकलीफ होती है। इसको हम जय हिंद नारा लगाते हैं। ये बहुत बड़ा सिंबल है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय की जय। भारत ने ये करके दिखाया कि अभी हम भारत के जो मिनिस्टर जीजू हैं उसको ही भेजा। जो चीन कहता है कि तिब्बत एक जो अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का हिस्सा है, आज वहीं से जो मिनिस्टर है जीजू उसको भेजा गया। जब से भारत और चाइना ने आपस में रिलेशनशिप ठीक किए हैं, बॉर्डर पैक्ट किया है, मेरे ख्याल में इसमें इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। जिससे किसी वक्त में हमने कहा कि ये गेम चेंजर है, किसी वक्त में हमने कहा कि ये गोल्ड माइन है। इस प्रोजेक्ट की दुश्मनी कौन को किसको है? भारत है और इसराइल है। उनकी ख्वाहिश है कि सी पैक का प्रोजेक्ट जो है ये कभी तकमील के मराहल तय ना करे। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी। दोस्तों, अब चीन भारत के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक चुका है, जहां पर रिसेंटली ही चाइना और इंडिया में एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने घुटने टेक करके भारत की जमीन वापस लौटा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, अब हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश ही एक MLA है, उन्होंने LAC का विजिट किया, जहां पर चाइनीज सोल्जर से बात की, जहां पर किरण रिजिजू ने चाइनीज सैनिक को उसकी औकात दिखा दी और उनसे पूछा कि इतनी ऊंचाई पे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है क्या? तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर अब पूरे पाकिस्तानी मीडिया में और भारतीय मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है और कह रहे हैं कि किरण रिजिजू ने चाइना की आर्मी को उसकी औकात दिखा दी। अप्रैल मई 2020 को जो चीन है 3 डिवीजन लेके ईस्टर्न लद्दाख पे आ गया था और उसने देपसांग, डेमचौक, गोगरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में फ्रिक्शन पॉइंट एस्टेब्लिश हो गए थे और कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की जो डिप्लॉयमेंट थी वो आईबॉल टू आईबॉल थी। और जब चीन 3 डिवीजन लेके आ गया अप्रैल मई 2020 में, ये इसमें तो कोई शक नहीं, भारत को सरप्राइज किया, मगर विद इन 1 मंथ भारत ने भी मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली थी और बहुत ज़्यादा अपनी मैन पावर 3 डिवीजन बाय एयर इन जो इंडक्ट की ईस्टर्न लद्दाख में, और हमने भी अपने हैवी इक्विपमेंट T-72, T-90 टैंक, K9 वज्रा, सेल्फ प्रोपेल्ड गन और M777 वो सब कुछ वहाँ ले गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अप्रैल मई 2020 के बाद जो स्थिति भारत और चीन की थी वो काफ़ी गंभीर थी दोनों के बॉर्डर पे, और जून में फिर गलवान का झड़प हुई जहाँ पर हमारे 20 जवान और कर्नल बाबू जो CO-16 बिहार थे वो शहीद हुए, मगर चीन के 100 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और यही नहीं कि जो हमने 28-29 अगस्त को जो क्लास रेंज है उसको पकड़ लिया था, जिसके अंदर गुरंग हिल, मगर हिल, रिचिंगला और स्पांगूर गैप जो था, जो चशूर बाउल था वो हमारे ऑलमोस्ट एक प्रकार फायर एंड ऑब्जर्वेशन के कब्जे में था, और स्पांगूर गैप जहाँ से चीन 1962 में आया था वो भी हमारे कंट्रोल में था। मगर ये सच्चाई है कि बातचीत के दौर स्टार्ट हुए दोनों देश के बीच में, और अभी तक 22 कोर कमांडर की मीटिंग हो गई थी और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी 20 से ज़्यादा मीटिंग हुई। तो 2022 तक सितंबर तक हमने कुछ फ्रिक्शन पॉइंट में जो एक प्रकार से समझौता कर लिया था और बफर जोन बनाया था नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो में, गोगरा हॉट स्प्रिंग में और गलवान में। ये भी सच्चाई है कि भारत ने अपना जो क्लास रेंज जो पकड़ा था वो भी दिया, क्योंकि आगे
अगर आपने मूव करना है तो कुछ देना है, कुछ लेना है। मगर जो दैप्सांग था और जो डेमचोक था वहां पर समझौता नहीं हुआ था। उसकी वजह जब आप आगे पूछेंगे तो फिर बताते हैं कि उसकी कारण क्या था और अब क्या डेवलपमेंट हुई। सर एक चीज आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं कुछ सुन पा रहा हूँ। राइट सर, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, साथ में हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं वो वहां पर थे। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ये एग्रीमेंट जो हुआ है कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे कंट्री के लिए, और साथ में अब आगे क्या, आगे कहीं फिर से चाइना धोखा दे पाएगा, तो नहीं दे देगा? हाँ बिल्कुल, देखो ये आपने दो बातें की, तो पहले मैं जो बताता हूँ दैप्सांग और डेमचोक का जो दो फ्रिक्शन पॉइंट पे जो हमारे पेट्रोल पॉइंट थे, स्पेशली दैप्सांग में पेट्रोल पॉइंट 10 और से 13 तक, 10, 11, 11 अल्फा, 12 और 13, जहाँ पर हमारी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग होती थी वहाँ पर चीनी ने एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया था, और इसी प्रकार जो डेमचोक का चार्जिंग नाला वहाँ पर भी ब्लॉक था। तो सच्चाई यह है कि यहाँ पर दोनों जगह बातचीत से समझौता नहीं निकला था, और चीन हरदम यही कह रहा था बार बार कि हमारे जो नॉर्मल रिलेशन बरकरार रहने चाहिए और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो कुछ हो रहा है उसको साइड में रखना चाहिए। मगर भारत ने बड़े जोरों से ये बताया जब तक पीस और शांति आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है, और उसकी स्पेस बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही। और क्यों बढ़ रही है उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले को लेकर, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को लेकर, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि हमने एक फ़ैसला कर दिया कि जी हमने अपने जो वर्कर्स हैं तादाद उनकी बढ़ानी है खलीजी ममालिक में ताकि हमें रेमिटेंसेस वहाँ से आएँ, लेकिन उसके लिए जो लवाजमात होने चाहिए, जो बाकी चीज़ें होनी चाहिए, उन पे हमारी तवज्जो नहीं होती। हमारा मामला ये है कि हम चीज़ों को आइसोलेशन में देखते हैं, साइलोस में देखते हैं, और पहले भी हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो साइलोस में काम नहीं करती। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप खलीजी ममालिक में ये चाहते हैं कि आपकी वर्क फोर्स जाए, सेमी स्किल्ड लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे काम करें, उनको जॉब्स मिलें और फिर अपनी रेमिटेंसेस पाकिस्तान भिजवाएं, तो उसके लिए एक मरबूत जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि बस आपने ये फैसला कर लिया और आपने कुछ वहाँ पे कंपनी से राब्ता कायम कर लिया, इस तरह नहीं होता। पहले तो ये है कि आपके पॉलिटिकल ताल्लुकात में वो जान होनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें शुरू होती हैं पॉलिटिकल ताल्लुक, रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स एक्चुअली द डिप्लोमेसी।